एडवोकेट्स कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका होस्ट रमन एंड आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल ग्लोसरी पे। सो गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं AF19 के लिए अपना 2020 का बैच, जिसका आज डे 1 है, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में गाइस। एंड साथ ही साथ दोस्तों, मैं आपके साथ वो टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाला हूं जो आपके AF19 के एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है गाइस। तो वीडियो पूरा देखना दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सो गाइस, अब हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बिना किसी देरी करते हुए। ओके, सो सबसे पहले बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आप सभी लोगों के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अंडर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 हैज बीन डिफाइंड इन सेक्शन। सीधी सी बात है, आपसे इतना सा कह रहा है कि जो इंडेमनिटी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा, हाँ, ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किस सेक्शन में हमें डिफाइन की गई है। ठीक, तो मैंने आपको ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत डिटेल में बता रखा है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड मैंने एक वीडियो आपके लिए पोस्ट की थी, जिसमें मैंने आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स को आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो आपने अगर नहीं देखी हो तो उस वीडियो को जरूर देखना। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा 124। ओके, इंडेमनिटी को कहां डिफाइन किया गया, सेक्शन 124 में डिफाइन किया गया। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल ऑफ एन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। निम्न में से कौन प्रतिभूति की संविदा के लिए जरूरी नहीं है। तो अगर देखा जाए, हमारा पहला जो क्वेश्चन है तो वो भी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से आया था, दूसरा भी हमारा स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से ही आया है। अभी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी उस वीडियो में बताया, तो आप लोग वहां पे जरूर देखना, मैं डिटेल में यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। ओके, सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर होने वाला है वो होगा आंसर नंबर 4। ठीक, यानी अगर यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है, जो प्रतिभूति की सुविधा होती है प्रतिभूति की, हाँ, इसमें कौन सा जरूरी भाग नहीं है, कौन सा जरूरी पार्ट नहीं, कौन सा एसेंशियल पार्ट नहीं, इस चीज को याद रखना। ये नहीं पूछ रहा कि कौन सा एसेंशियल पार्ट है। तो देखो, कंकरेंसी ऑफ 3 पार्टीज, 3 पक्षकारों की सहमति होना, ये तो जरूरी चीज है भाई। श्योरिटी की भाई जवाबदेही होती है भाई, ये भी सही बात है। लाइबिलिटीज होती है भाई, इन्फोर्सिबल लाइबिलिटी जो भी होंगी लीगली इन्फोर्सिबल होंगी, ये भी बात सही है। तो ये तीनों चीजें होती हैं। ओके, ना बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका जो आया है, यानी अगर मैं स्टार्ट के जो 3 क्वेश्चंस आपके अभी तक आए हैं वो कहां से आए, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट वाले पार्ट से आए हैं। ओके, तो आपको यानी स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट पे ज्यादा फोकस करना है, इस चीज को आप लोग याद रखना। तो द टर्म एजेंट इज डिफाइंड, यानी जो एजेंट टर्म है आपका, जिसको हम लोग हिंदी में अभिकर्ता कहते हैं, कहां पे डिफाइन है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। मैंने आपको बताया था कि इसके लिए आपको 3 सेक्शंस को पढ़ने चाहिए, बट इसका जो आंसर होगा थर्ड वाले का वो होगा आपका 182। ओके, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या कह रहा है, सेम देखिए वो क्वेश्चन भी यहाँ पे आपका जो आ रहा है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट से भी आ रहा है। ए पर्सन हु गिव द गारंटी इज कॉल्ड, एक व्यक्ति जो प्रतिभूति देता है उससे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो प्रतिभूति देता है, जो किसी अदर व्यक्ति की गारंटी देखा, दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में 3 पार्टीज पड़ी थी। देखो, एक वो जिसकी गारंटी दी जा रही, एक वो जो गारंटी दे रहा, एंड एक वो जिसको गारंटी दी जा रही है। यानी एक जिसके लिए गारंटी दी जा रही, जो गारंटी दे रहा है, एंड किसको दे रहा है। 3 पार्टीज होती है। जो गारंटी दे रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, श्योरिटी कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, प्रतिभू कहते हैं। प्रतिभूति जो देता है उसको क्या कहते हैं, प्रतिभू। ओके, तो ये चीज आप लोग याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, अब इसमें से कौन सा कथन सत्य है। तो देखो, पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ेंगे, जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके सामने तो आपको बहुत केयरफुली हर एक ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना होगा। फॉर एग्जाम्पल, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा, सभी में माइनर की बात की जा रही है। ठीक, तो हमें क्या पढ़ना है, पहला क्या कर रहा है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, आवश्यक की संविदा की वैसे होने पर अनुमोदित किया जा सकता है क्या। देन सेकंड, ऐसा ही कहा जा रहा है कि माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड ऑन अटेनिंग मेजोरिटी। तो देखो, अगर देखा जाए तो दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। एक यहाँ पे क्या अंतर आ रहा है, कैन एंड कैन का ऑप्शन देखो, यहाँ पे कैन आपका दिया, यहाँ पे नहीं दिया, एक एक वर्ड का फर्क होता है। तो आपका फर्स्ट वाला गलत है ऑप्शन, लेकिन सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। ठीक, तो आप लोगों का एक ऑप्शन तो आपका सेकंड वाला हो जाएगा। ठीक, ये आपका सही होगा। देन थर्ड वाले की तरफ, बड़े माइनर कॉन्ट्रैक्ट कैन बी रेटिफाइड जॉइंटली बाय बोथ द पार्टीज, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत है। ठीक, इस ऑप्शन को भी आपको नहीं पढ़ना है। ठीक, ये ऑप्शन आपका गलत है। लेकिन आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है कि माइनर जो होंगे वो लायबिलिटी अंडर माइनस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे, माइनर की लायबिलिटी नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका सही। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए सेकंड और फोर्थ आपका ऑप्शन सही, तो वही ऑप्शन आपको टिक करना है, इस ऑप्शन नंबर सेकंड आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, नाउ अगर मैं इसके बाद बढ़ूं क्वेश्चन नंबर आपके 6 की तरफ, तो क्वेश्चन में से क्या करा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टेड इंटरेस्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक निहित हित नहीं है। तो देखो, इसका जो आंसर क्या होगा, पहला तो ए स्टिपुलेट दैट टाइटल इन अ प्रॉपर्टी शैल बी पास टू सी ऑन हिज डेथ, का या अनुबंध करना कि उसकी मृत्यु पर संपत्ति गा की हो जाएगी। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 6th वाले का वो आपका होगा थर्ड वाला। ओके, नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 आपका क्या कर रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्टली मैथड।
करेक्टली कौन सा मेथड है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही तरीके से है लिखा हुआ। इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिस ओनली, भारत में प्रतिफल का पालन केवल व्यक्तिगत से ही होना है। सेकंड कह रहा है इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम ओनली प्रोमिसर और ओनली प्रोमिसरी। थर्ड इन इंडिया कंसिडरेशन मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसर और एनी अदर पर्सन। फोर्थ इन इंडिया कंसिडर मस्ट फॉलो फ्रॉम प्रोमिसरी और एनी अदर पर्सन। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर सीधी सी बात है भाई, फोर्थ वाला ही होगा। कंसिडरेशन होना चाहिए, ठीक, याद रखना, प्रतिफल होना ही होना चाहिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टाइप के क्वेश्चन आपके कॉन्टेक्ट में आ सकते हैं। सॉरी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारा, असर्टेशन ए कोलेटरल ट्रांजेक्शन टू वैगर आर वैलिड, एंड इसके बाद हमारा रीजन दिया जा रहा है ओनली वैगरिंग एग्रीमेंट आर डिक्लेयर्ड वाइड अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले में क्या करना होगा, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 30 हमें ओपन कर लेना होगा, ठीक। वहां पे वैगरिंग एग्रीमेंट रिलाइज ऑन द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स। तो यानी यहाँ पे किस चीज की बात की जाती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया भी था सेक्शन 30 आपको उस वीडियो में, कुछ होना या कुछ नहीं होना, हैपनिंग कुछ हो रहा है, नॉन हैपनिंग कुछ नहीं हो रहा है। यानी एग्रीमेंट जो मैंने आपको बताया था कि एक शादी वाला मैंने आपको एग्जांपल दिया था जिसमें टेंट लगाना, एंड आपको मैंने एग्जाम वाला ऑप्शन आपको बताया था। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, इसके आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये फोर्थ वाला होगा, ओके, ठीक। बोथ ए आर ट्रू एंड ए आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक। तो इस चीज को आप लोग याद रखना। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड ज्वाइंटली प्रॉमिस टू पे ए एन अमाउंट ऑफ, यानी एक्स वाई जेड ने ज्वाइंटली एक प्रॉमिस किया था कि वो पे करेंगे ए को कितना अमाउंट, 50,000 का, ठीक। सब्सिक्वेंटली एक्स वाई बिकम अनट्रेसेबल, कैन ए कंपेल्ड जेड टू पे, कैन ए कंपेल्ड जेड टू पे। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है दोस्तों। आप लोगों ने क्वेश्चन समझ ही लिया होगा, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें डिटेल में बता चुकी हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 का आपके सामने ऑप्शन दिया, एक एन अंडर सेक्शन 34, इसमें पहला आपको यानी डायरेक्ट आपका इसका यहाँ पे आपको बेरेट का आपका काम आ जाएगा, ठीक। देखो इसके लिए हमें आंसर नंबर 1 जो इसका होगा ये हमारा आंसर नंबर करेक्ट होगा। देखो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो आपके क्वेश्चंस आएंगे इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है, सिर्फ बेरेट के दम पे आप इसमें क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर सकते, तो इस चीज का खास ध्यान रखना। एंड इसका जो पोर्शन मैंने आपको बताया था सेक्शन 124 से जो सेक्शन स्टार्ट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, ओके। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। डिलीवरी ऑफ गुड्स बाय वन पर्सन टू अनदर फॉर some purpose upon a contract that they small when the purpose is compulsory be returned to or disposed of according to the direction of the person delivering them. This process is termed as, एक सुविधा पर कुछ उद्देश्य के लिए एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की डिलीवरी जो कि उद्देश्य पूरा होने पर उन्हें वितरित करने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार लौटाया निपटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को क्या कहा जा सकता है, एजेंसी, बेलमेंट, गारंटी या कॉन्टीजेंसी। तो देखो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका आंसर आपका क्या होगा, मैंने आपको ये बताया था, बताइए क्या कहा जाएगा इसको। इसको बेलमेंट कहा जाता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब किया था, बेलमेंट, उपनिधान जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर। ये देखिए सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, जो मैंने आपको बताया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कहां पे डिफाइन है, तो इसका आंसर क्या होगा आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है, इसका आंसर क्या होगा 124, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं, केस लॉ आ गया। पीक वर्सेस गरनी इज अ फेमस केस रिलेटेड टू पीक बनाम गुरनी का जो केस था किससे संबंधित था, क्वेश्चन फ्रॉड, मिस्टेक ऑफ फैक्ट या मिस्टेक ऑफ लॉ। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो आपका आंसर होने वाला है इसका होगा फ्रॉड से संबंधित था, ठीक, कपट से। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज डिफाइंड अंडर, संविदा की परिभाषा परिभाषित की गई है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन कहाँ पर डिफाइन की गई है बताएं आप लोग, मैंने आपको ऑलरेडी सारी चीजें बता रखी है। तो देखो 2D नहीं होगा, 2H में भी हो सकता है, 2A बिल्कुल नहीं होगा, 2G में भी हो सकता है। तो जो 13 वाला जो आपका आंसर होने वाला है इसका आंसर क्या होगा 2H, ओके, हिंदी में 2 जा जिसको हम लोग कहेंगे, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको अच्छे से रीड आउट करना, बड़े क्वेश्चन को बहुत अच्छे से रीड आउट करना। अंडर सेक्शन 70 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, where a person lawful does anything for another person or deliver anything to him not intending to do so gratuitously and such other person enjoy the benefit thereof, the latter is bound to make compensation to the former in respect of or to restore the things so done or deliver. This principle is known as, सो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, इस चीज को याद रखना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार भी रिपीटेड हो सकता है। इसका जो आपका आंसर है क्वांटम मेरिट है, ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ओके। नाउ 15 की तरफ बढ़ते हैं। ये सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्क्राइब कर रखी है, एग्रीमेंट क्या होता है। तो देखो ए प्रॉमिसर और सेट ऑफ प्रोमिसेस फ्रॉम फॉर्मिंग कंसिडरेशन टू ईच अदर इन्फोर्सेबल बाय लॉ, इन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट या अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ। तो देखो इसका जो पहला ऑप्शन है इसके लिए सबसे ज्यादा सूट हो रहा है, एक प्रॉमिस या प्रॉमिस का जो सेट होता है, ओके। जब एक प्रॉमिस बनता है
एंड प्रॉमिस के बाद अगर वो प्रॉमिस बन गया है, उस प्रॉमिस में अगर हम लोग कंसिडरेशन को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है, एग्रीमेंट बन जाता है। देखो एक पार्टी है मिस्टर ए, उन्होंने मिस्टर बी को कोई प्रपोजल दिया, ठीक, कम्युनिकेट किया, अब मिस्टर बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तो क्या बन जाता है, एक प्रॉमिस बन जाता है। अब उस प्रॉमिस में अगर हमने कोई कंसिडरेशन ऐड कर दिया, कंसिडरेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग इन रिटर्न, आपने कुछ दिया, आपके बदले में सामने वाले ने आपको कुछ दिया, ठीक। जैसे इसको ऐड करते हैं उसमें एग्रीमेंट हमारा बन जाता है। एंड अगर हम एग्रीमेंट में क्या ऐड कर देते हैं, एग्रीमेंट को हम लोग इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा बन जाता है। तो सारी चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता रखी है। इसका आंसर क्या होगा, ए वाला। तभी कह रहा हूँ वो वीडियो जरूर देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, लॉ लेट डाउन अंडर सेक्शन 73 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट 1872 इज रिलेटेड टू द विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। तो ये इंपॉर्टेंट केस है दोस्तों, इसको आप लोग याद रखेंगे, रिपीटेड क्वेश्चन हो सकता है दोस्तों। इसका आंसर होगा थर्ड वाला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं, कॉन्ट्रेक्चुअल लायबिलिटी अराइज वेयर, कॉन्ट्रेक्चुअल जो लायबिलिटी कहां पे अराइज होती है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। तो देखो देयर इज ऑफर एंड एक्सेप्टेंस ओनली, नहीं होगा, देयर इज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, वहां विधिक संबंध बनाने का आशय हो। तो इसका जो सेकंड वाला आंसर होगा ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा गाइस। नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ से, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्रोवाइडेड बाय विच सेक्शन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, संविधा का विकल्प भारतीय संविधा अधिनियम की किस धारा द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको अच्छे से समझ लेना। वीडियो एंड होने के बाद कुछ चीजें आपको शेयर करने वाला, ये वीडियो जैसे हमारी खत्म होती है दोस्तों एमसीक्यू की, कुछ चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखो 18 का जो आंसर होने वाला दोस्तों ये होगा हमारा 56। ओके, धारा 56 इसकी चीज की बात करता है। ओके, क्वेश्चन 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इट वाज डिसाइडेड दैट द कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वाइड, निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्णित किया गया कि आवश्यक के साथ संविदा शून्य है। तो देखो चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं दोस्तों, एंड जो ये आपके जो केस लॉ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं, इसको मैं अलग से भी डील करने वाला हूं, कैसे इसको सॉर्ट आउट करना वो भी आपके साथ डील करना। और फिलहाल अभी जो भी मैं आपको बता रहा हूं बस इसको आप रट लेना, जो भी केस लॉस आए, देखो केस लॉस के जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको रटने ही पड़ेंगे। ओके, तो इसको रट लेना जो भी मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है इसमें से कुछ रिपीटेड हो जाए। अब ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इलस्ट्रेशन बेस्ड, बी द प्रोपरेटर ऑफ ए न्यूज़पेपर पब्लिश्ड ए रिक्वेस्ट ए लाइबल upon seeing the paper and A agree to indemnity B against the consequences of the publication and all cost and damages of any action in respect, therefore B is sued by C and has to pay damages and also incur expenses decided in the light of the section 224 of the Indian Contract Act 1872। तो इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इसमें देखिए आपके सामने चार ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ओके, तो इन सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, कैसे क्या करनी होगी, मैंने आपको एक वीडियो बताई थी दोस्तों, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे सॉर्ट आउट करना है। तो ये वीडियो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वो भी आप देख लेना जाके। ओके, तो ये क्वेश्चन आप इजिली कर पाएंगे। ओके, फिलहाल जो इसका जो आंसर है वो होगा ए इज नॉट लाइबल टू बी अपॉन इंडेमनिटी। तो भाई ए लाइबल नहीं है, ठीक। ओके, ए पर्सन whom the agent names to act for the principal in the business of agency under the expression or implied authority to name is called, एक व्यक्ति जिसे एजेंट एजेंसी के व्यवसाय में प्रिंसिपल के रूप में कार्य करने के लिए नामित करता है, नाम के व्यक्ति या निहित प्रधान के अंतर्गत कहलाएगा, क्या कहलाएगा। सो 21 का जो आपका आंसर होने वाला है ये होगा बी, सब्स्टिट्यूट एजेंट कहलाएगा, ठीक, प्रस्तापित एजेंट कहलाएगा। 22, भारतीय संविधा अधिनियम 1872 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कपट नहीं, कौन सा फ्रॉड नहीं है। सो देखो आपको सारे ऑप्शन को बहुत अच्छे से पढ़ना होगा। जैसे ए प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, ये फ्रॉड है या नहीं है, तो ये फ्रॉड नहीं है। नहीं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रॉड, यानी क्या फ्रॉड नहीं है, तो ये फ्रॉड होगा भाई, आपने प्रॉमिस किया बिना इंटेंशन प्रॉमिस करे तो ये फ्रॉड। तो इसका जो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो थर्ड वाला, मेरी साइलेंस इफ नॉट ड्यूटी बाउंड टू स्पीक। ओके, यदि बोलने का कर्तव्य नहीं हो तो केवल मौन रहना, ठीक। ये नाउ बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is correct if A intending to deceive B falsely represent that 500 mounts of indigo are made annually at A factory and thereby induce B to view the factory। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी वाला। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा क्या कह रहा है, A stipulates in a bound for payment of compound interest on failure to pay simple interest at the same rate as was payable upon the principal is not a penalty within the meaning of which of the following provision of the Indian Contract 1872। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला सेक्शन आपसे पूछ रहा है दोस्तों, इसका आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी, सेक्शन 74 धारा 74। तो देखो यहाँ पे वीडियो दोस्तों इंडो के 24 क्वेश्चंस आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन कॉन्टेंट एक्ट के लिए थे, तो इनको आपको बहुत अच्छे से फोकस करना। साथ ही साथ दोस्तों जो मैं आपके लिए मॉक टेस्ट एंड आपके लिए टेस्ट प्रोवाइड करूंगा उन पे आपको बहुत अच्छे से फोकस करना होगा। एंड एक चीज के लिए मैं आज आपसे माफी मांगना चाहता हूँ दोस्तों, हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा हो दोस्तों, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही हो, क्योंकि दोस्तों थोड़ा सा मेरे फीवर है दोस्तों एंड गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, इसलिए बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो हो सकता है आप
थोड़ा सा दोस्तों परेशान हूं, उसके लिए मैं माफी चाहता हूं। जल्द से जल्द सही होकर आपके लिए बिल्कुल सही से वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में बताना। अगर कोई भी शिकायत हो दोस्तों तो बिल्कुल आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना। थैंक यू सो मच दोस्तों। एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, जहां पे मैं सारी अपडेट आपको AM19 से संबंधित बताता हूं, एंड जो भी स्टडी मटेरियल होगा वहीं पे मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ओके, एंड इस वीडियो का पीडीएफ भी मैं वहीं पे प्रोवाइड करा दूंगा आपको। ओके, @legal glossary। ओके, तो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करो। थैंक यू सो मच।